गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। आइए बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक बने। आरंभ से ही इन्हें राजनीति में विशेष रुचि थी। ये एक सफल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। इनके लेखों में राजनीतिक अनुभव स्पष्ट नजर आता है। इनकी भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू तथा तद्भव शब्दों का पर्याप्त प्रयोग नजर आता है। संघर्षशील साधारण आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई इनकी डायरियां बहुत चर्चित एवं प्रशंसित हैं। प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीनता के कारण इन्होंने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी आदि उल्लेखनीय हैं। पाठ परिचय देख लेते हैं बेटा। सांवले सपनों की याद पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व पर आधारित एक व्यक्ति चित्र है जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ही यह संस्मरण लिखा गया। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। उनकी भाषा की रवानगी और अभिव्यक्ति शैली मन को छू लेती है। तो आइए बच्चों, पाठ पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। बच्चों, हुजूम का अर्थ होता है भीड़। यहाँ लेखक कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश की तरफ अग्रसर है, अर्थात आगे बढ़ा जा रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। बच्चों, यहाँ पे खामोश वादी जो है वो शमशान घाट के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही उदास और शांत होता है और सालिम अली जो हैं वो आगे आगे पार्थिव शरीर के रूप में चल रहे हैं और उस वो जो स्थिति है दुख की, उस पर किसी का बस नहीं है। कोई चाह के भी इस स्थिति को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। आप जैसे बताया मैंने आपको कि पार्थिव शरीर के रूप में वो सबसे आगे आगे चल रहे थे। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। बच्चों, अंतहीन सफर से आप क्या समझते हैं? किसी भी व्यक्ति की सभी यात्राओं का अंत होता है, लेकिन मृत्यु के रूप में यात्रा पर निकलने वाले व्यक्ति की यात्रा का अंत नहीं होता। सालिम अली भी अपनी विभिन्न लंबी यात्राओं के बाद कभी न कभी घर वापस आते थे, पर निधन के बाद किसी के भी वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए इसको यहाँ पर अंतहीन सफर कहा गया है। इस कारण इस पंक्ति में कहा गया है कि सालिम अली जो हैं वो अपने कंधे पर सैलानियों अर्थात यात्रियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए चले जा रहे हैं। लेकिन यह जो सफर था वो उनके पिछले तमाम सफरों से अलग था। क्यों अलग था? अभी जैसे कि बताया आपको कि हर यात्रा के बाद वो वापस घर आ सकते थे, लेकिन यह यात्रा तो ऐसी थी कि वो वापस कभी दोबारा आने वाले नहीं थे। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन मतलब विलुप्त होने जा रहे हैं, मिल जाएंगे, जिसे कोई भी नहीं देख पाएगा, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। बच्चों, यहाँ पर सालिम अली की तुलना जो है एक वन पक्षी से की गई है। क्यों? क्योंकि वे भी हमेशा जंगलों में पक्षियों की तरह ही स्वतंत्र विचरण करते रहे थे। नित्य नए खोज में, नित्य नए पक्षियों के विषय को जानने के लिए वो सदैव यात्रा करते रहते थे। वो सदैव जंगलों में विचरण किया करते थे।
अतः यहाँ पर लेखक ने एक वन पक्षी से उनकी तुलना की है और बोलते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो अब वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में सदा के लिए विलीन होने जा रहे हैं। ऐसा जो जिंदगी के आखिरी गीत गा लिया है उसने और वो मौत की गोद में जाकर बस गया हो। वही स्थिति जो है वो सालिम अली की हो चुकी है। सब लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी कोई अपने जिस्म की हरारत मतलब हरकत और दिल की धड़कन देकर भी अगर उसे चाहे कि लौटा के ले आए तो ऐसा नहीं हो सकता। वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कभी नहीं गा सकता। आगे लेखक लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? बच्चों, यहाँ पर आपने ध्यान दिया, सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों के आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं और यह उनकी भूल है। वो ऐसा क्यों मान रहे हैं? सालिम अली का कहना था कि पक्षियों को पक्षियों की ही नज़रों से देखना उचित मानते थे। वे उनका मानना था कि आदमी जो है वो पक्षी जगत की भावनाओं को समझने में तब तक समर्थ नहीं हो सकता जब तक स्वयं वो उनकी तरह ना सोचे। सालिम अली का कहना था कि लोग जैसे प्रकृति के दृश्यों का आनंद लेने के लिए उसे देखने आते हैं दूर दूर से, वे सिर्फ उसका आनंद उठाना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो स्वयं उस स्थिति में न जाए, उनकी जरूरतों को न समझे, वो पक्षियों के विषय में अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? कवि कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि पक्षियों का कोलाहल, कलरव और चहचहाहट समूचे वातावरण में मधुर संगीत उत्पन्न करता है। उनका संगीत मनुष्य के अंतर्मन को बहते हुए झरने की तरह रोमांचित करता है। मतलब शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस आवाज से, इस कलरव से, चहचहाहट से अपने आप को प्रभावित ना होने दे। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाले से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहां से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पर लेखक वृंदावन में कृष्ण जी के समय की सारी बातों को याद करते हुए कहते हैं कि ये सारी घटनाएं पता नहीं इतिहास में कब हुई हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीलाएं की, शोक शरारतें की, उनकी मटकियां फोड़ी, दूध और छाली को चुरा के खा लेना, माखन को चुरा के खा लेना, कभी घने पेड़ों की छाह में विश्राम करना और उनकी बांसुरी की आवाज को उन्होंने याद किया।
लेखक का कहने का तात्पर्य यह कि इतिहास में यह घटनाएं जो हैं वो बहुत पहले हुई होंगी, लेकिन अब भी यदि कोई पर्यटक वहां पर घूमने जाता है तो वहां के नदी के सामने पानी को देखकर उन्हें कृष्ण की लीलाओं को याद दिला देता है। कृष्ण ने यमुना के किनारे ही अनेक रास लीलाएं की थी। ग्वालों के साथ मिलकर माखन चोरी तथा यमुना के छायादार कदम के नीचे आराम भी किया था। वृंदावन में संध्या समय सभी को यही अनुभव होता है कि कहीं से भी कृष्ण आ जाएंगे और अपनी मधुर बांसुरी बजाने लगेंगे। कहा जाता है कि आज भी संध्या समय वहां का वातावरण जो है वो संगीतमय हो उठता है। अर्थात यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि वृंदावन जो है कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू के प्रभाव से अलग नहीं हो पाएगा। जब भी लोग वहां जाएंगे उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आएगी ही। आगे पढ़ते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी बीमारी, जानलेवा बीमारी, उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। मिथक अर्थात असत्य। यहाँ पे लेखक जो है वो दुनिया को एक असत्य मान रहे हैं और मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले लेखक कहते हैं कि हम किसकी तरफ ध्यान दें। एक बहुत ही कमजोर शरीर वाले व्यक्ति जो कि सालिम अली हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो। कहने का मतलब यहाँ है कि सालिम अली जो है वो सदैव लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे पक्षियों को लेकर, उनकी ज़रूरतों को जानने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को जानने के लिए। ऐसा मानते हैं लेखक कि धीरे धीरे इन्हीं यात्राओं ने उनको कमज़ोर बना दिया होगा और वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु का कारण भी यही बीमारी बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत मतलब सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। मतलब अंत तक वो अपने इस कार्य में लगे रहे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही उतर पाई थी। मतलब जीवन पर्यंत उन्होंने अपना ये काम किया। पक्षियों के विषय में खोज, उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत के लिए वो सदैव समर्पित थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उनकी तुलना में कोई भी वैसा बर्ड वॉचर आज तक नहीं हुआ होगा और ना होगा कभी। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि कभी अकेले क्षणों में उन्हें कभी कभी सालिम अली को कभी कभी बिना दूरबीन के भी देखा गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। कहने का मतलब वो इस प्रकृति को बहुत ही विस्तृत रूप में देखते थे। उनके नज़रों से कुछ भी बचा नहीं रहता था। यहाँ पे ऐसा था कि प्रकृति जो है वो सालिम अली से खुद प्रभावित हो जाती थी, है ना। साधारण लोगों के लिए है कि वे प्रकृति से प्रभावित होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि सालिम अली ही प्रकृति को सदैव प्रभावित करते रहते थे। सालिम अली के लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती दुनिया बसी हुई थी और यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाई थी। कहने का तात्पर्य ये कि उनका प्रकृति से अत्यधिक जुड़ाव था और वो वहाँ पे समय बिता के सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति करते थे। प्रकृति से संबंधित इस दुनिया को गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुँचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रह चुकी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन
केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का तो वो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। लेखक आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि सालिम अली जो थे, अपनी बहुत सी लंबी रोमांचकारी जीवन में उन्होंने बहुत सा काम किया था पक्षियों के प्रति। उन्हीं में से एक घटना है कि एक बार वे साइलेंट वैली, जो कि कहाँ है, केरल में है, केरल की साइलेंट वैली के रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का प्रार्थना लेकर किसके पास पहुंचे? चौधरी चरण सिंह जी के पास। वे उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब भी जो थे वो प्रकृति से काफ़ी जुड़ाव रखते थे। यहाँ कहा गया है, चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यहाँ पे ये उदाहरण देते हुए बताया गया है कि उनका भी प्रकृति से गहरा नाता था। और जब सालिम अली जी ने उन्हें साइलेंट वैली की, वहाँ पे जो रेगिस्तानी हवाएं चलती थी और वहाँ पर जो पक्षियों को या वहाँ के पशुओं को जो उनको दिक्कत होती थी, उसके बारे में जब उन्होंने बात किया, किसके साथ? चौधरी चरण सिंह के साथ। उन्होंने अपनी सारी बातें जो पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र उभारती थी, वो जब उन्होंने पूरा अपना चीज उन्हें समझाया तो प्रधानमंत्री जी की भी आंखें नम हो गई थी। वो उनसे पूरी तरह प्रभावित हो गए थे। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? बच्चों, लेखक कहते हैं कि आज सालिम अली नहीं रहे। सालिम अली जो है उनकी मृत्यु हो गई है। आज चौधरी साहब भी नहीं रहे हमारे बीच में। अब वो सोचते हैं कि अब हमारे बीच ऐसा कौन बचा है जो सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? पक्षियों के विषय में हमेशा उनके हित को विषय में सोचना और उसके लिए लड़ना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, ये सिर्फ केवल सालिम अली ही कर सकते थे। आपने पढ़ा ही, सालिम अली को बर्ड वॉचर कहा गया है। बच्चों, बर्ड वॉचर का अर्थ क्या होता है? बर्ड वॉचर से अभिप्राय पक्षियों को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने वाले से है, जो अत्यंत जिज्ञासा एवं हर्ष की दृष्टि से पक्षियों के कल्याण के लिए उनका निरीक्षण करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? बर्ड वॉचर। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर कह सकते हैं कि सालिम अली जो हैं वो इस उपाधि के योग्य थे। सालिम अली सबसे निराले पक्षी निरीक्षक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने और पक्षी जगत के कल्याण हेतु उनकी सेवा में लगा दिया था। और शायद ही अब ये संभव हो कि ऐसा कोई व्यक्ति दोबारा मिल सके जो पक्षियों के विषय में इतना सोचे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम लिखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। यहाँ पे लेखक को याद आ जाता है कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन उसने यह कह दिया कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा बच्चों? क्यों? क्योंकि D.H. लॉरेंस जो थे वे भी प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे। वे बहुत ही स्वभाव से सरल, सीधे और भोले भाले थे, अतः उन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता था। यहाँ तक कि एक पक्षी भी उन्हें आसानी से समझ सकता था। अच्छा, यहाँ पर लेखक ने सालिम अली की बात करते हुए D.H. लॉरेंस को क्यों याद किया? क्योंकि D.H. लॉरेंस और सालिम अली
दोनों ही प्रकृति से लगाव रखते थे, दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे। दोनों महान व्यक्तियों का स्वभाव भी सरल सीधा और भोला भाला था। इसलिए यहाँ पर लेखक को D.H. लॉरेंस की याद आ जाती है सालिम अली की बात करते हुए। बच्चों, D.H. लॉरेंस जो हैं वो एक अंग्रेजी कवि थे, मतलब वो अंग्रेजी भाषा में पोइट्रीज लिखते थे या कविताएं लिखने वाले कवि हैं, पोइट हैं। यहाँ पर फ्रीडा कहती है कि एक छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनसे ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, अर्थात मतलब उनके बारे में कुछ लिखने में असमर्थ है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जटिल प्राणी जो है उसका क्या अर्थ होता है। जटिल प्राणियों से उनका तात्पर्य जटिल ढंग से सोचने समझने वाले व्यक्तियों से है। जटिल प्राणी मानते हैं कि व्यक्ति में कोई महानता, कोई विशिष्टता मतलब खूबी या अनोखापन हो तभी वे महान हो सकते हैं। लेकिन सालिम अली बहुत सीधे साधे और सरल आदमी थे और जटिल स्वभाव वाले लोगों को सरल स्वभाव वाले सालिम अली की महानता समझ नहीं आ सकती। इसलिए सालिम अली उनके लिए हमेशा पहेली बने रहेंगे। आगे बताते हैं लेखक कि एक घटना हुई थी बचपन में, किसके, सालिम अली के। बचपन में एक बार सालिम अली की एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर गिर गई थी और इसी घटना ने उनके जीवन को बदल दिया और हमेशा हमेशा के लिए जो उनका जीवन है उसने कहाँ का रुख मोड़ लिया। जीवन को हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ दिया था। लेखक कहते हैं कि सालिम अली जो है अपना कार्य करते हुए नित्य नई ऊंचाइयों को छूने लगे, लेकिन उनका विश्वास जो था वो एक क्षण के लिए भी डगमगाया नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। बच्चों, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। इस पंक्ति में सालिम अली को अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी कहा गया है। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप होने से अभिप्राय है प्रकृतिमय हो जाना, प्रकृति के समान सहज सरल हो जाना। जिस प्रकार लॉरेंस का जीवन प्रकृतिमय था उसी प्रकार सालिम अली का जीवन भी प्रकृति को समर्पित था। इसलिए लेखक ने सालिम अली को लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप कहा है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित नहीं हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। बच्चों, यहाँ पर सालिम अली के विषय में कहा गया है कि वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है। बच्चों, समझिए कि टापू जो होता है वो भूमि का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। सागर से तात्पर्य है जिसमें दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे। सालिम अली का जीवन जो है वो सीमित नहीं था। पक्षियों की खोज में वे दूर दूर तक निकल जाते थे। उन्होंने सीमित क्षेत्र या स्थान विशेष में रहकर पक्षियों पर कार्य नहीं किया, वे पूरे संसार में विचरण करते रहे। इसलिए कहा जा सकता है कि वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव मतलब सदैव घूमते रहने वाले, भ्रमण करते रहने वाले और उनकी यायावरी से परिचित थे, वैसे लोग जो उनको जानते थे, उन्हें तो सदैव यही महसूस होगा कि वो आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और बस वो अभी गले में लंबी सी दूरबीन लटकाए वापस आ जाएंगे, अपनी पूरी खोजपूर्ण नतीजों के साथ वे वापस आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। लेखक जो है यहाँ पर सालिम अली की मृत्यु से अत्यधिक दुखी हैं।
वो उन्हें ऐसा अभी भी महसूस होता है कि शायद कहीं न कहीं से सालिम अली वापस आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसे होने वाला नहीं है, इसलिए वो अत्यंत दुखी हैं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ सांवले सपनों की याद। इसके साथ ही आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।